जय हिंद। यति नरसिम्हानंद सरस्वती। 3 से 80 तक का सफ़र और बंगाल का चुनावी परिणाम। तो पहले चुनावी परिणाम की बात कर लेते हैं। नंबर तो आपको पता ही होगा और उसके ग्राउंड परिणाम को देखना चाहते हैं तो ये रहा। वहाँ बीजेपी के दफ्तर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं के भी घर में आगजनी की जा रही है। जो अभी चल रहा है ये पिछले जो 10 साल में नहीं हुआ अब वो होगा। हिंदुओं की जो दुर्गति अब होनी है जो पहले कभी नहीं हुई होगी। इसके पीछे वजह क्या है? इस बार जो बंगाल का चुनाव लड़ा गया वो पूरी आक्रामक तरीके से लड़ा गया। कई जगह ममता बनर्जी को चिढ़ाया भी गया, वो उसका बदला लेंगी। और पहला कोई चुनाव था जहां ममता बनर्जी को चैलेंज मिला। खैर ये आखिरी चुनाव है कि कोई सेकुलर हो या कम्युनल हो, अगली बार किसी को मौका नहीं मिलना। जिस तरह से बीजेपी ने आक्रामक तरीके से वहाँ चुनाव प्रचार किया उसका खमियाजा वहाँ का हिंदू भुगतेगा, क्योंकि बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो चुनावी रैलियों और डिबेट तक सीमित है। बाकी जो देखना हो उसके लिए सोशल मीडिया है, वो काम उनका IT सेल करता है। अब बीजेपी के नेता और अन्य समर्थक ये तर्क दे रहे हैं कि ये पार्टी 3 से 80 सीटों तक पहुँच गई तो क्या अगली बार सरकार बना लेंगे। इस बार का जो चुनाव लड़ा गया था पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान का फॉर्मेट था। इस बार वहाँ बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो कभी नहीं आएगी, और अगली बार बीजेपी वहाँ चुनाव लड़ने की कंडीशन में होगी या नहीं ये भी एक सोचनीय विषय है, क्योंकि स्थिति बड़े भयानक होने वाले हैं। लोकतंत्र नंबर से चलता है। 4 बीबी 44 बच्चे का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो भी 15-15, 16-16 साल में शादी है। आप 32 साल में शादी करते हैं, एक बच्चा पैदा होता है और आप सोचते हैं कि 5 साल बाद जो कंडीशन है यही रहेगा, तो फिर आपका कोई इलाज नहीं है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ना या सीटें बढ़ना इसको आप जीत मानते हैं तो ये जीत उसी तरह की है जैसे कांग्रेस की गुजरात में हुई थी, जिसे उन्होंने मोरल विक्ट्री बताया। अब मोरल विक्ट्री से कौन सा CM बनता है, कौन सी सरकारें बनती हैं, ये मेरे को नहीं पता। अब बात आती है हिंदुओं की, जिनको अब लगातार टारगेट किया जाएगा, चाहे TMC के गुंडों के द्वारा या फिर IT सेल वालों के द्वारा। अब क्या है कि इसमें दोष दिया जा रहा है कि हिंदू इधर उधर छिटक गया, जिसकी वजह से ममता बनर्जी सत्ता में आ गई। इसके बारे में जस्ट मैंने थोड़े टाइम पहले वीडियो अपलोड किया था, अब चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। अब क्या है कि एकता की बात आती है। एकता जो आपकी है उस एकता को आप क्या मानते हैं? क्या 5 साल में एक बार लाइन में खड़े होकर बीजेपी को वोट दे देना, इसको आप एकता मानते हैं? तो ऐसी एकता नहीं होनी चाहिए। अगर हिंदुत्व एकता की अगर आप बात करते हैं तो आपको हफ्ते में 1 दिन मीटिंग बुलानी होगी, सबको रिस्पेक्ट करना होगा, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे लोगों को दिखाना होगा, तभी आपको कोई सपोर्ट करेगा। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे इलेक्शन में होता है। 2-4 अलग अलग पार्टियां होती हैं, सबके कुछ ना कुछ फिक्स वोटर होते हैं और कुछ लोग मूवेबल होते हैं जो आपके स्ट्रेंथ देख आपके साथ आते हैं। आपने सुना ही होगा, कुछ लोग कहते हैं कि जो जीत रहा है उसे जिताओ। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको प्रदर्शित नहीं करेंगे तो फिर हिंदुओं को कैसे लगेगा कि आपके अंदर एकजुटता है? बाकी लोग कैसे आपके साथ आएंगे? अब बात आती है यति नरसिम्हानंद जी की, क्योंकि जब एकता की बात आती है, जो बंगाल में हालात हैं वहाँ हिंदुओं के पास कोई विकल्प नहीं है। जब तक अपना कोई अल्टरनेट तैयार नहीं करे, उनको अपना एक फोर्स का गठन करना पड़ेगा, तभी वहाँ बच सकते हैं। पुलिस कुछ नहीं करेगी, पुलिस तो यही करेगी अगर ज़्यादा अच्छे से कार्रवाई की तो घटना घटने के बाद जाकर FIR दर्ज कर देगी, और वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है तो आप गिरफ्तार भी नहीं होंगे, और FIR होने के भी वैसे चांस कम है। उसके लिए आपके पास क्या चाहिए? संख्या बल। यति नरसिम्हानंद जी कहते हैं कि आप ज़्यादा बच्चा पैदा करो और घर में हथियार रखो, तभी आपकी वजूद रह पाएगी। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चलो हम धर्म बदल लेंगे। बदल के क्या करोगे? बाद में फिरकों के लिए मारे जाओगे। और जो यति नरसिम्हानंद जी कह रहे हैं ये चीज़ होने वाला है, क्योंकि जो बातें वो बोल रहे हैं
पूरी तरह से सही है। अब यहाँ पॉलिटिकल डिवीज़न की बात आ जाती है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। बीजेपी की अगर बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें कई तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे। और बीजेपी जो पहले थी, बीजेपी आज वो नहीं है। इसके पीछे वजह क्या है कि बड़े सारे मिक्सअप हो गए हैं और जो इसका नेतृत्व है वो गलत हाथों में चला गया है। जो आदमी 303 सीट जीत कर आता है, वो भी उसके विरोध के बावजूद वो कहता है कि हमें उसका भरोसा जीतना है, और इसके जितने स्कीम हैं सब उसके लिए समर्पित हैं, जबकि वो इस चीज़ के लिए समर्पित है कि वो वोट उसी को करेगा जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को हरा रहा होगा। फिर हिंदू यहाँ पे अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। बात करें आप कांग्रेस की, कांग्रेस 50 सीट पे भी आ गई, कभी उसने अपने विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दे सकते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ अलायंस हुआ, उसके बड़े नेता हैं अशोक चौहान। उन्होंने क्या कहा, हमने मौलानाओं से पूछकर गठबंधन किया। उस गठबंधन का नतीजा रहा कि जो एक हिंदूवादी पार्टी थी वो सुपर सेकुलर पार्टी बन गई। वरना जो बाला साहब ठाकरे थे वो मेरे भी आदर्श हैं। अगर मैं पॉलिटिक्स में किसी एक बंदे को पसंद करता हूँ तो वो हैं बाला साहब ठाकरे, बाकी सब वैसे ही हैं। अगर किसी के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। नरेंद्र मोदी के ऊपर लोगों का क्यों इतना ट्रस्ट है ये मेरे को समझ नहीं आता। नरेंद्र मोदी को जिस लोगों ने सपोर्ट किया उन्हीं को नरेंद्र मोदी ने निपटाया, चाहे केशुभाई पटेल हो, प्रवीण तोगड़िया हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, राजनाथ सिंह को भी इन्होंने ठिकाने लगा दिया था। लेकिन उनका संबंध आरएसएस में अच्छा है इसलिए वो बच गए। अब मैं बोलना नहीं चाहता था, जो आदमी खुद की वाइफ का नहीं हुआ वो बाकी समाज का क्या होगा। आज कभी भी आपने सुना है कि उनकी वाइफ ने इनके खिलाफ एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल किया हो? चलो ठीक है, हम किसी के फैमिली मैटर में नहीं पड़ते, कौन किसके साथ रहता है नहीं रहता है ये अलग मैटर है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये राज छुपाए रखा। 4 बार गुजरात के सीएम रहे, जहाँ मैरिटल स्टेटस की बात आती थी वहाँ ये ब्लैंक छोड़ देते थे। जब चुनाव आयोग का डंडा पड़ा तो इन्होंने मैरिड मेंशन किया, तब लोगों को पता लगा कि ये मैरिड है। शादी विवाह कोई अपराध तो है नहीं, इसको छुपाने के पीछे क्या वजह था? ताकि लोगों का सिंपैथी गेन कर सके कि इस इंसान के पीछे है कौन, ये किसके लिए भ्रष्टाचार करेगा। तो जो आदमी इतना प्रपंच जानता हो वो आदमी आपका कभी भी नेता नहीं हो सकता। और धर्म एक पॉलिटिक्स अलग अलग चीज़ है। आप धर्म और पॉलिटिक्स को एक साथ मिलाएंगे तो आपकी बर्बादी कोई नहीं रोक सकता।